नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था वायुदाब पेटियां के बारे में, और वायुदाब पेटियां के बारे में जानने के क्रम में, उसका अध्ययन करने के क्रम में उच्च वायुदाब पेटियां, निम्न वायुदाब पेटियों, इन सब चीज़ों पे एक अच्छा पकड़ बन गया होगा आप लोगों का, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक होगा, हम मुख्यतः जेट स्ट्रीम के बारे में और भारतीय मानसून का जो क्रियाविधि है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा, वायु के प्रवाह अगर क्षैतिज हो रहा है तो उसको हम पवन कहते हैं, लेकिन अगर ऊर्ध्वाधर हो रहा है इस प्रकार से, यानी ऊपर की ओर, तो उसको हम वायु तरंग कहते हैं। लेकिन अब आज पढ़ना है वायु का ही एक प्रवाह का प्रकार है ये जेट स्ट्रीम। आज हम पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में कि जेट स्ट्रीम क्या है और जेट स्ट्रीम का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। मूल उद्देश्य पढ़ने का ये है। जेट स्ट्रीम तो जानेंगे ही, और जेट स्ट्रीम जानने के एक तरह से हम कह सकते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में हम ये जान जाएंगे कि जेट स्ट्रीम का इफ़ेक्ट क्या होता है भारत के मानसून पे, यानी जो भारतीय मानसून, भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है उस पर उसका क्या प्रभाव होता है। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि जेट स्ट्रीम है क्या। जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हैं और आपको मालूम है कि 90 डिग्री नॉर्थ का या 90 डिग्री साउथ का जो एरिया होता है, यानी ध्रुवीय क्षेत्र जो होता है, वो हाई प्रेशर रीजन होता है, वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। 60 डिग्री की बात करेंगे, 60 डिग्री नॉर्थ की, एक हम उदाहरण के तौर पे लिए हैं जेट स्ट्रीम को समझने के लिए, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे होता है। तो 60 डिग्री नॉर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे लो प्रेशर होता है, और आपको पता है कि जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ पे वायु जो है आरोहित होगी, यानी ऊपर की ओर चढ़ेगी, ऊपर की ओर जाएगी। तो इस प्रकार से वायु का यहाँ पे जो है आरोहण हो रहा है। दूसरा फैक्ट आपको ये जानना है कि जो जेट स्ट्रीम का उत्पत्ति होता है वो 20 डिग्री अक्षांश से लेकर के ध्रुव तक, यानी कि 20 डिग्री नॉर्थ या 20 डिग्री साउथ के बीच में जेट स्ट्रीम का उत्पत्ति नहीं हो सकता है, ये एक बात क्लियर रखिएगा। दूसरा इसमें तथ्य मेन इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखना है कि इसकी उत्पत्ति जो होती है, यानी कहने का मतलब इसका जो जेट स्ट्रीम का जो प्रभाव होता है हम कह सकते हैं, तो वो क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा तथा समताप मंडल के निचली सीमा में होता है। आपको अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें तो आपको ये शायद मालूम होगा कि मान लिया जाए कि आपको पता है कि ये अगर मान लीजिए विषुवतरेखीय क्षेत्र है और ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र है पृथ्वी का, तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो विषुवतरेखीय क्षेत्र में 18 किलोमीटर होती है। कितना होती है? 18 किलोमीटर। और वहीं अगर ध्रुवीय क्षेत्र की बात करें तो उसका जो क्षोभ सीमा होता है, यानी क्षोभ मंडल का जो ऊंचाई होता है वो कम होता है, यानी कि 8 किलोमीटर होता है। तो आपको एक मोटा मोटी इशू ये रखना है ध्यान कि इसका जो ऊंचाई होगा जेट स्ट्रीम का वो कहाँ होगा, वो क्षोभ मंडल की निचली सीमा, नीचे मतलब ऊपरी सीमा, सॉरी, क्षोभ मंडल का जो ऊपरी सीमा होगा उसमें उसका प्रभाव होता है, और समताप मंडल के निचली सीमा में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब हम इसके बारे में, इसके ये कैसे क्रिएट होता है, इस पर हमको बात करना है, ठीक है। तो हम एक उदाहरण के तौर पे लिए हैं 60 डिग्री नॉर्थ, है ना। यहाँ पे जो उत्पन्न होता है जेट स्ट्रीम उसको हम बातागरी जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये जो ऐसे काला वाला जो आप लाइन देख रहे हैं, हम कभी पवन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, जब मेरा टॉपिक ही होगा वो, तब उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसको हम बाताग्र कहते हैं, और इसी बाताग्र के सहारे जो है ये हवा इस प्रकार से ऊपर की ओर चढ़ती है, ऊपर की ओर आरोहित होती है। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि जब कोई नीचे, देखिए, जब पृथ्वी की सतह पे लो प्रेशर है और जब यहाँ से वायु आरोहित होकर ऊपर जाती है तो जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए
कि जब नीचे लो प्रेशर है और यहाँ का वायु लो प्रेशर होने का कारण क्या है कि यहाँ से वायु आरोहित होकर चला गया है ऊपर। तो जब ऊपर गया है तो इस क्षेत्र में क्या बनाया है, हाई प्रेशर बनाया है। ये हाई प्रेशर रीजन हो गया। अब ये हाई प्रेशर रीजन है तो आपको पता है कि जब यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन है तो इसके आसपास का क्षेत्र क्या होगा, इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा वो लो प्रेशर होगा। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जैसे ही लो प्रेशर है तो यहाँ पे जब 60 डिग्री नॉर्थ पे लो प्रेशर है तो इसके आसपास का क्षेत्र क्या है, हाई प्रेशर रीजन है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई लो प्रेशर रीजन है तो उसके आसपास हाई प्रेशर रीजन है, या अगर कोई हाई प्रेशर रीजन है तो उसके पास लो प्रेशर रीजन है। ये मतलब नेचुरली है कि नहीं। अब ये तर्क के माध्यम से हम समझा चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है, वायुदाब पेटियों का जो है निर्माण इस प्रकार से क्यों होता है, आप समझ चुके हैं। तो जिस प्रकार से नीचे पृथ्वी की सतह पे होता है उसी प्रकार से मान के चलिए यहाँ पे भी जब ये हाई प्रेशर है तो इसके आसपास क्षेत्रों में लो प्रेशर है। अब इसको एक फिगर से समझते हैं कि ऊपर होता क्या है कि नहीं। तो अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे लेते हैं। अब इस फिगर को समझिए थोड़ा, जैसे उसी चीज़ को हम यहाँ पेस्ट कर दिए हैं यहाँ इस फिगर के रूप में। देखिए सब समझने के लिए सिर्फ है, आपको हम समझने के लिए जो है एक स्टेप बाय स्टेप किए हैं। ऐसे आप नॉर्मली चीज़ें भी समझ सकते हैं, लेकिन आपको आपके अंदर एक समझ क्रिएट करने के लिए हमने इन फिगर का सहयोग लिया है। तो ये 60 डिग्री नॉर्थ को हम यहाँ पे मान लिया, जबकि हम 60 डिग्री नॉर्थ दिखाए, और 60 डिग्री नॉर्थ का जो ऊपरी हिस्सा है यानी कि जहाँ पे जेट स्ट्रीम का उत्पत्ति होता है उस स्थिति को हम यहाँ पे क्रिएट किए। अब यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे जैसा कि अभी आप फिगर में देखें कि क्या होता है कि जब हाई प्रेशर है ही तो जाहिर सी बात है वायु का प्रवाह हाई प्रेशर से किधर होगा, लो प्रेशर की ओर होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, नीचे जो है यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ के अगर ध्रुव पे बात करें हम, अगर हम 90 डिग्री नीचे ध्रुव की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है आप यहाँ पे फिगर से देख सकते हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन है, लेकिन इसके ठीक ऊपर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर रीजन है। तो अब देखिए ऊपर में क्या होता है, यानी कि हम जेट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, नीचे पृथ्वी की सतह की बात नहीं हो रही है, अब हम हवा में बात कर रहे हैं। जो भी बात हो रही है यहाँ पे कहाँ बात हो रही है, हवा में बात हो रही है, यानी ऊपर बात, पृथ्वी सतह की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जब ये हाई प्रेशर रीजन है तो, और यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर रीजन है, तो वायु का प्रवाह जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है, ये आपको मालूम है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे जो घटना घट रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, इसी घटना को हम इस रूप में नीचे फिगर के रूप में दर्शाए हैं। समझ रहे हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखिए ये लो प्रेशर रीजन है, ये हाई प्रेशर रीजन है, 60 डिग्री नॉर्थ जो हाई प्रेशर रीजन है। अब यहाँ हाई प्रेशर से जो है वायु लो प्रेशर की ओर प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित क्यों होगी, वायुदाब प्रवणता बल लगेगा, है ना, वायुदाब प्रवणता बल लगेगा। अब वायुदाब प्रवणता बल के कारण वायु जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की ओर प्रवाहित होना शुरू होगी। लेकिन जैसे ही प्रवाहित होना शुरू होती है तो वहाँ पे एक कोरियोलिस बल भी काम करना शुरू कर देता है कि नहीं। वहाँ भी जो कोरियोलिस बल का प्रभाव होता है, आप कोरियोलिस बल के बारे में बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, कोरियोलिस बल के कारण वायु की दिशा में परिवर्तन होगा। अब जब वायु की दिशा में परिवर्तन होगा तो इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, वायु इस प्रकार से बहना शुरू हो जाएगा। जब वायु का प्रवाह इस प्रकार से होगा, इसके बाद जो है यहाँ पे क्या होगा कि वायु, कहने का मतलब है कि एक चक्रवातीय क्रम के रूप में, है ना, प्रवाहित होने लगेगी। जब इस प्रकार से प्रवाहित होगी वायु ऊपर में, ध्यान दीजिएगा वायु, हम बात कहाँ कर रहे हैं, ऊपर में हवा की बात कर रहे हैं। तो वायु जब इस प्रकार से वहाँ प्रवाहित होती है तो वहाँ एक मिनांडरिंग करती है। मिनांडरिंग कहने का मतलब इस प्रकार से वायु का प्रवाह जो है ऐसा नहीं कि सीधा वे में नहीं बहती है, वहाँ पे वायु कैसे बहती है, मिनांडरिंग करते हुए, यानी ऊपर नीचे इस प्रकार से वहाँ वायु का मिनांडरिंग होता है इस प्रकार से। तो आप ये चीज़ों को समझ गए होंगे, है ना। अब यहाँ पे रॉसबी तरंग क्या है, बस रॉसबी तरंग यही है कि वायु में जो मिनांडरिंग होता है, यानी जो वो घुमावदार ऊपर नीचे करते हुए इस प्रकार से, जो इसी को मिनांडरिंग कहते हैं, है कि नहीं।
तो इस प्रकार से जब वायु का प्रवाह होता है तो इसी को हम रौजवी तरंग कहते हैं। ये कोई रौजवी तरंग से आप घबराइएगा नहीं, है ना, कोई ज़्यादा असाधारण वर्ड नहीं है, साधारण वर्ड ही है। तो इससे क्या होता है कि विसर्पण का प्रभाव, यानी रौजवी तरंग से विसर्पण का प्रभाव, ही विसर्पण का मतलब जो हम बोले मिनांडरिंग होना, है ना, ऊपर नीचे इस प्रकार से उसका प्रभाव उत्पन्न होता है। और यही प्रभाव, यानी कहने का मतलब यही चीज़ जो है जेट स्ट्रीम कहलाता है। ये जो इस प्रकार से जब वायु का प्रवाह होना शुरू हो जाता है ना, जैसे ये वायु इस प्रकार से बह रही थी, लेकिन इसमें जब मिनांडरिंग होना शुरू हो जाता है वायु में, है कि नहीं, तो इसको हम कहते हैं जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम कैसे उत्पत्ति होता है उसका, ये समझ गए होंगे आप। अब आपसे सिंपल पूछा जाए कि जेट स्ट्रीम क्या है, तो आप सीधा उत्तर ये भी दे सकते, ऐसा नहीं कि हम एकदम इस प्रकार से फिगर में बताया कि उसको जो है यहाँ फिर बताइए कि उसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। इतना लंबा परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ये भी कह सकते हैं कि जैसे आपको ये आपकी बताए हम कि जो इसका उत्पत्ति होता है वो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग और समताप मंडल के निचली भाग में होता है। तो आप सिंपल ये बता सकते हैं कि क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा तथा समताप मंडल के निचली सीमा में जो विसर्पित वायु होता है, यानी विसर्पित वायु समझ रहे हैं ना, विसर्पित वायु को ही हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। सिंपल एक लाइन का परिभाषा भी ऐसे आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें लोचा नहीं है। बस समझाने के लिए आपको हम इन फिगर का माध्यम यूज किया, और उम्मीद है कि आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि जेट स्ट्रीम का प्रकार कौन कौन है कि नहीं। तो ये अभी तो हम जो बात किए वो ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम का बात किए, अभी जो हम उदाहरण पेश किए थे वो जो है ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम था। इसका उत्पत्ति जो होता है 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर निर्मित होता है, और वायु का यहाँ जो प्रवाह होता है पश्चिम से पूरब की ओर होता है। तो आपको मेनली याद रखना है कि जो ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम है उसका उत्पत्ति कहाँ होता है, तो 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच इसका उत्पत्ति होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो भारतीय मानसून में यूज होने वाला है, वो है उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। उपोष्ण कटिबंधीय, जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं, है कि नहीं। ये जो है इसका उत्पत्ति जो होता है 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है कि नहीं। कहाँ होता है उत्पत्ति इसका, क्षोभ मंडल में होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। उसका उत्पत्ति अगर हम से कहने का मतलब हम ये कहें कि अगर ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की बात करें तो उसका कुछ पार्ट जो है समताप मंडल में भी प्रभावित होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे हम ध्रुव से नीचे की ओर आएंगे, यानी विषुवत रेखा की तरफ आएंगे, तो जो क्षोभ सीमा है यानी क्षोभ मंडल है उसका विस्तार होता जाता है, यानी अभी जैसे हम आपको बताए थे कि वो बढ़ता जाता है। तो इसका जो मेनली प्रभाव होता है वो क्षोभ मंडल में ही होता है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसकी प्रवाह की दिशा भी जो है पश्चिम से पूर्व है। हम इसमें डिटेल से बात करेंगे, अभी तो सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि जेट स्ट्रीम के प्रकार कितने होते हैं। हम उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम, और ये तीसरा जो है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, इसकी उत्पत्ति अगर हम की बात करें तो ये 35 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ के मध्य उत्पन्न होता है कि नहीं। और ये भारतीय मानसून के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कहने का मतलब है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति में उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का बहुत बड़ा रोल होता है कि नहीं। तो हम बारी बारी से इन चीज़ों को भी देखेंगे। अब हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, उसके बाद हम भारतीय मानसून की क्रियाविधि में सीधा इंटर करेंगे, है ना। तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा देखने में। हाँ, कुछ वैसे भी लोग होते हैं जो बार बार यूट्यूब पे अपना उंगली दबा के देख रहे होंगे कि अभी कितना जो है, कितना मिनट अभी चला है, कितना भी और बाकी है, ऊब रहे होंगे अभी से ही। तो वो एक अलग इशू है। जिनको अगर पढ़ने का एकदम कहने का मतलब है कि अंदर से जो है ना एक अंतरात्मा जिज्ञासा जिसको कहते हैं, निष्ठावान पढ़ाई के प्रति, तो वो उनके साथ ऐसा होता होगा। लेकिन जो सीखने के लिए प्रेरित होंगे, जिनको लग रहा होगा कि अब आगे क्या होगा, अब आगे हम क्या जानने वाले हैं, कैसे होगा वो, तो वो चीज़ें उनको नहीं वैसा फील होगा। वो जो है धारा प्रवाह देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, है ना। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि आप लोग इंटरेस्ट लेके चीज़ों को सीख रहे होंगे। काफ़ी टेक्निकल टर्म है ये सब, अगर आप सीख लेते हैं तो वाकई आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा,
है कि नहीं, कि हम कुछ जानते हैं और उसका काफ़ी लाभ जो है एग्ज़ाम में आपको, भले क्वेश्चन डायरेक्ट वे में नहीं लड़े लेकिन आपके अंदर एक अनुभव क्रिएट करेगा। अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं भी जानते हैं तो आपको वो क्वेश्चन ओड फील नहीं होगा, है कि नहीं। आप वहाँ पे क्वेश्चन को जान जाइएगा, अच्छा इसका एक तथ्य हमें नहीं जानते थे, आप अपना नोट्स में फिर उसको ऐड कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम पूरे तथ्य को लेकर चल रहे हैं और हम एक गारंटी लेते हैं कि पूरा तथ्य एकदम एग्ज़ाम में जो है लड़ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। हम एक तकनीकी चीज़ों को बता दे रहे हैं कि आप फिर जब किताब पढ़ें, एनसीईआरटी बुक पढ़ें या कोई भी किताब जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, तो वो आपको समझ में आए। अब वहाँ पे जब यूज हो पूर्वी जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ, तो वहाँ पे आपको चीज़ें माइंड में विजुअलाइज हो जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, है कि नहीं। और नहीं तो होता क्या है कि ऊपर से सीधा बाउंस कर जाता है, पढ़ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा किताब पढ़ गए, पूरा चैप्टर पढ़ गए, कुछ भी नहीं आया। तो वैसा नहीं हो, इसलिए इन चीज़ों को हम जो है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्रकार से कि आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा टर्म है, ये भी भारतीय मानसून के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसका भी यूज होता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होता है वो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, और 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ जो होता है वो उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। ये जो हम स्थिति आपको दर्शाए हैं, ये ओशियन यानी कि महासागर की स्थिति को हम शो किए हैं, दर्शाए हैं। यहाँ पे आपको समझना ये है कि महासागरीय जो जल धाराएँ होती है, यानी महासागर की जो धारा होती है, उस पर भी पवनों का प्रभाव जो है उत्पन्न होता है, यानी उस पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी सिंपल लाइन में हम ये कहें कि महासागरीय जल धाराओं पर भी पवनों का प्रभाव जो है होता है। अब प्रभाव कैसे होता है इसको समझना है आपको। जैसे यहाँ पे हम ये जो देख रहे हैं इस प्रकार से, है ना, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो एस आप देख रहे हैं, एस का मतलब यहाँ पे स्ट्रीम यानी जल धारा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एस का मतलब स्ट्रीम यानी जल धारा। तो जब वायु इस दिशा से, यानी कि आपको पता है कि इधर जो है ईस्ट होता है, फिगर में इधर आपको ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, यानी पश्चिम होता है। तो वायु जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर प्रवाहित हो रही है। तो जब वायु प्रवाहित होती है इस प्रकार से, तो जो समुद्र में इसका प्रभाव क्या पड़ता है, यानी महासागर में प्रभाव क्या पड़ता है कि जो महासागरीय जल धाराएँ होती है उसका प्रभाव ये होता है कि वो भी इस प्रकार से इधर, उसका प्रभाव ये होता है कि वो भी इस प्रकार से प्रवाहित होती है। ऊपरी जो जल का ऊपरी सतह है वो भी इस प्रकार से प्रवाहित होती है। जो जल की सतह इस प्रकार से प्रवाहित होती है, तो अगर हम ईस्ट की बात करें, यानी महासागर के अगर हम पूर्व दिशा की बात करें, तो यहाँ पे जो महासागर में जो जल का एक तरह से लेवल कह सकते हैं, उस जल का लेवल इधर कम होगा। और वहीं अगर हम वेस्ट की बात करें, यानी महासागर के पश्चिमी हिस्से की बात करें, तो वहाँ पे महासागर का लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी चीज़ को आइए हम इस फिगर से समझ लेते हैं। इस फिगर से समझने के क्रम में आपको करना क्या है कि ध्यान देना है इस चीज़ को कि ये जल का सतह है, ये जो है क्या है, जल का सतह है, ये पूरा जल है। इस प्रकार से पवन का प्रवाह इस प्रकार से हो रहा है, तो पवन अपने साथ वायु के कणों को एक तरह से इस प्रकार से ढकेलेगी, इस प्रकार से ढकेलेगी, तो वायु जो जल का मात्रा है यहाँ पे बढ़ जाएगा। यानी इस छोर पे, पश्चिमी छोर पे, महासागर के पश्चिमी छोर पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे जब जल का मात्रा जब बढ़ेगा तो उस स्थिति में यहाँ पे तापमान भी जो होता है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, तापमान, क्योंकि देखिए जल का ऐसा ही क्यों होता है, हम जब महासागर पढ़ाएंगे तो और डिटेल से बताएंगे इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा हो कि तापमान का क्या रिलेशन है, यहाँ पे तापमान कैसे बढ़ जाएगा। होता क्या है कि जल का जो ऊपरी सतह होता है ना, वो अपेक्षाकृत नीचे वाली सतह की तुलना में थोड़ा गर्म होता है। तो थोड़ा गर्म होता है तो ऊपरी जल के ऊपरी सतह वाला जल ही जो है धकेल करके यहाँ पहुँचाया जाता है। तो ऊपर वाला जल क्या होता है, गर्म होता है। तो ये जब गर्म जल यहाँ पे जमा होती है तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, अपेक्षाकृत अगर हम इस क्षेत्र की बात करें और इस क्षेत्र की, तो यहाँ पे जो होगा पूर्वी हिस्सा में
वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा और पश्चिमी हिस्सा में टेम्परेचर कम होगा। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि जब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, समुद्र का जल स्तर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे जल स्तर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि अब जल यहाँ पे जमा होते चला जाएगा, फिर जल का होता है नीचे डाउन वेलिंग करता है, इसको हम डाउन वेलिंग करते हैं। फिर इस प्रकार से यहाँ आती है जल और फिर यहाँ से धीरे धीरे ठंडा जल फिर ऊपर की ओर इस प्रकार से निकलते रहती है। यानी कि एक प्रक्रिया ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि आप जाइएगा तो इसको फील कीजिएगा, है कि नहीं। अब बहुत से लोग तो समुद्र नहीं देखे होंगे, है कि नहीं। अब हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि जो रोज़ प्रशांत महासागर में जाकर स्नान करता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मैदानी इलाका के जो लोग होते हैं, जैसे बिहार यूपी सब के, तो मोस्टली लोग बहुत रेयर ही जो है उसमें कुछ ही लोग होते हैं जो पढ़ने के दौरान जाके समुद्र का भ्रमण कर पाते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसा नहीं कि सब चीज़ें जाइएगा समुद्र के तट पे तो आपको दिखाई देगा दम, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये चीज़ें फील नहीं किया जा सकता है, इसको बारीकी से अध्ययन करने पे, है ना, वो एक डेटा तैयार करने पे ऐसा मालूम होता है ना। तो आप घूमने जाइएगा तो ये सब कहाँ करने का मौका रहेगा। यहाँ पे इसको जब पानी ऊपर की ओर, जल का स्तर ऊपर की ओर चढ़ता है तो इसको हम अप वेलिंग कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, डाउन वेलिंग और अप वेलिंग। यहाँ पे क्या होता है, जब ठंडा जल ऊपर की ओर बढ़ेगा तो यहाँ पे टेम्परेचर अपेक्षाकृत कम हो जाता है, जल स्तर यहाँ पे कम रहता है ना। तो ये चीज़ें भी आप इसको, बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसको हम यूज करेंगे जब भारतीय मानसून में, तब आपको क्लियर हो जाएगा। बस इसमें कॉन्सेप्ट यही याद रखना है कि जल का प्रवाह ऐसे होगा इस प्रकार से, तो क्या क्या प्रक्रियाएँ होगी वो चीज़ें ध्यान रखना है। अब आइए हम बात करते हैं सीधा भारतीय मानसून उत्पत्ति की क्रियाविधि क्या है, यानी किस प्रकार से भारतीय मानसून जो है एक्टिव होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम आपको जैसा कि पता है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जो भारतीय मानसून है उसको दो भागों में बांटा गया है, ग्रीष्मकालीन मानसून और एक है शीतकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, इस ग्रीष्मकालीन जो मानसून है इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, इस पे बात करेंगे। तो इनके कारकों की अगर हम बात करें तो इसमें पहला है सौर विकिरण का अक्षांशीय परिवर्तन। यानी अक्षांशीय परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि उत्तरायण का प्रभाव, यानी कि सूर्य का जो लंबवत प्रभाव है अगर कर्क रेखा पे पड़ रहा है तो उसको हम कहते हैं उत्तरायण का प्रभाव। उसके बाद दूसरा जो कारक है वो होता है पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रभाव, जैसा कि अभी हम पढ़े पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रभाव, है ना। और तीसरा जो है वो है हिंद महासागरीय दशाएं। हिंद महासागरीय दशाएं, इस पर हम डिस्कस करते हैं बारी बारी से। उसी तरफ अगर हम इस तरफ भी बात करें अगर शीतकालीन मानसून की, तो इसके भी कुछ कारक हैं। इसमें भी कारक क्या है, पहला कारक सेम है, इसमें भी जो है सौर विकिरण का अक्षांशीय परिवर्तन होता है। अक्षांशीय परिवर्तन कहने का मतलब यहाँ पे जो है सूर्य का दक्षिणायन हो जाता है, यानी कि सूर्य का जो लंबवत प्रभाव है वो कर्क रेखा पर न पड़ के, विषुवत रेखा पर न पड़ के कहाँ पड़ रहा है, मकर रेखा पे पड़ रहा है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा इसमें कारक है उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम। इसी को दूसरा नाम हम कहते हैं भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ। याद रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनवरी या दिसंबर के महीने में जो उत्तर भारत में वर्षा होती है वो किस कारण होती है। तो उसमें वर्षा किस कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। हम ये कह सकते हैं कि भूमध्य सागर से उठने वाली जो पश्चिमी विक्षोभ है उसी के कारण दिसंबर जनवरी माह में या फरवरी माह में जो वर्षा होती है वो इसी के कारण होती है। तो उसी ये जो है शीतकालीन मानसून है। और तीसरा है महाद्वीपीयता का प्रभाव। महाद्वीपीयता का प्रभाव ये कोई खास ज़्यादा वर्ड नहीं है, ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है ये, लेकिन बस हम इसको डिस्कस करेंगे उस समय, है ना। अब हम बारी बारी से बात करते हैं सौर विकिरण का अक्षांशीय परिवर्तन होने के फलस्वरूप क्या प्रभाव पड़ता है भारतीय मानसून पे। तो चलिए हम बात करते हैं पहला। अब आपको ये पता है ये स्थिति कि विषुव के समय तो ऐसा होता है कि सूर्य का प्रभाव जो है 0 डिग्री पर लंबवत पड़ता है इस प्रकार से, है कि नहीं। तो वहाँ पे जो ITCZ का प्रभाव जो होता है, ITCZ आपको मालूम होगा, है कि नहीं। तो ITCZ का जो प्रभाव होता है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे होता है। ये विषुव के समय, यानी कि विषुवत रेखा पर जब सूर्य का प्रभाव लंबवत पड़ता है उस समय का स्थिति है ये। लेकिन अब स्थिति की हम बदलने की बात करते हैं, उत्तरायण की स्थिति की बात करते हैं। जब
जब जो सूर्य का प्रकाश है वो लंबवत कर्क रेखा पे पड़ता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि अब देखिए सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ रहा है 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। तो उस स्थिति में क्या होता है कि RTCZ का विस्थापन हो जाता है। RTCZ का विस्थापन का मतलब ये हुआ कि जो निम्न वायुदाब क्षेत्र 0 डिग्री पर था वो कहाँ विस्थापित होकर आ गया है, अब 23.5 डिग्री पे आ गया है कि नहीं। और इस 23.5 डिग्री पर विस्थापित होने के फलस्वरूप क्या होता है कि आपको पता है कि वायुदाब पेटियों का भी विस्थापन हो जाता है, ये आपको मालूम है। तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है क्या बन जाएगा, ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा। और आपको पता है 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है भारत इससे हो करके गुजरती है, यानी कहने का मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है इससे गुजरती है, यानी कि भारत के एकदम बीचों बीच से इस प्रकार से कर्क रेखा गुजरती है। तो बताइए जब यहाँ पे RTCZ का प्रभाव है, भारत के क्षेत्रों में RTCZ का प्रभाव है, RTCZ का मतलब निम्न दाब का स्थिति है। और आपको भारत का मैप तो मालूम ही होगा, आप इतना भारत के मानसून पढ़ रहे हैं तो हम पूरा उम्मीद करते हैं कि आपको भारत का मैप ध्यान में होगा और आपको इधर पूरा पता है आप लोगों को कि इस तरफ ये जो भाग हैं ये सब क्या भाग हैं, जलीय भाग हैं यानी सागरीय भाग हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो सागरीय भाग हैं और यहाँ पे देखिए ये स्थलीय भाग है। और ये स्थलीय भाग जो है भारत का स्थिति, जो भारत का जो है स्थलीय भाग वो क्या है, वहाँ निम्न वायुदाब का प्रभाव यानी RTCZ का विस्थापन हो चुका है वहाँ पे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री पर। तो ये जो है लो प्रेशर बना हुआ है और ये जो है क्या है, सॉरी हाँ नहीं, यहाँ पे आपको हम ये बताना चाह रहे थे, ये कर्क रेखा पर इस प्रकार से भारत का प्रभाव है। ये आपका जो है समुद्री हिस्सा है और यहाँ पे जब ज़्यादा वायु का विस्थापन होगा ऊपर की ओर तो यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो आपको पता है ये कि वायु का जो प्रवाह होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगा और जितना ज़्यादा हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच गैप होगा, यानी कहने का मतलब है उतना ही ज़्यादा वायुदाब प्रवणता बल लगेगा। जब वायुदाब प्रवणता बल का प्रभाव ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपको मालूम है कि कोरियोलिस बल का प्रभाव भी ज़्यादा होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये लो प्रेशर रीजन डेवलप हो जाता है और ये जो समुद्री इलाका है ये हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, वायु का प्रवाह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। तो आइए इसको थोड़ा सा समझ लें, यहाँ पे क्या जो आप समझे उसको लिख के समझ लें। क्या हो रहा है, RTCZ का विस्थापन कहाँ हो रहा है, कर्क रेखा पर। जब कर्क रेखा और कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है कह सकते हैं, और तो उस स्थिति में क्या होता है, तापमान सर्वाधिक हो जाता है और वो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है ना। अब इसका प्रभाव क्या होता है, जब ऐसा स्थिति क्रिएट होता है तो वहाँ पे प्रभाव क्या होता है इसको समझते हैं। प्रभाव ये होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में से जो चलने वाली हवाएं हैं यानी व्यापारिक पवनें हैं वो अपनी दिशा में परिवर्तन करता है। आप अपनी दिशा में परिवर्तन कैसे करता है इसको समझिए। जैसे देखिए आप इस फिगर को समझिए, आपको मालूम है कि ये 23.5 डिग्री ये जो है RTCZ एरिया है, यानी कहने का मतलब वहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना हुआ है। और ये जब आपको ये भी मालूम है कि 0 डिग्री, ये मान लिया जाए 0 डिग्री है और आपको ये पता है कि वायुदाब पेटियों का जो है क्या हो चुका है, विस्थापन हो चुका है। अब कहने का मतलब जो सूर्य का देखिए यहाँ पे पहले जो है जब सूर्य का प्रकाश इस पर लंबवत पड़ रहा था है कि नहीं, यानी 0 डिग्री पर, तो यहाँ जो वायु का प्रवाह पहले होता था, वायु का जो प्रवाह होता था वो मान के चलिए कि यहाँ से होता था 30 डिग्री से होता था, इस प्रकार से होता था 30 डिग्री से होता था है कि नहीं। कब, जब विषुव का समय होता था तब। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि 15-15 डिग्री जो वायुदाब पेटियाँ हैं उसका विस्थापन हो गया है। तो जब यहाँ पे इस स्थिति में क्या हो रहा है कि जो 30 डिग्री से व्यापारिक पवनें चलती थी 30 डिग्री साउथ से, वो कहाँ से चल रही है अब 15 डिग्री यहाँ से चल रही है ना। यहाँ पे थोड़ा आप लोग सुधार लीजिएगा, ये 15 डिग्री जो है साउथ होगा है ना। अब ये 15 डिग्री साउथ से चल रही है। अब 15 डिग्री साउथ से चल रही है तो इसका प्रभाव
मतलब कहने का मतलब है कि कम से कम 30 डिग्री अक्षांश तक होता है, यानी कि जब पहले 30 डिग्री से चलती थी तब इसका प्रभाव यहाँ 0 डिग्री तक होता था। अब ये 15 डिग्री से चल रही है, तो जब इस क्रम में चलती है तो यहाँ पे होता क्या है, आपको समझना ये है यहाँ पे कि ये वायु यहाँ पे जो इस प्रकार से चलती है, तो ये क्या होता है कि आगे जब ये क्रॉस करना चाहते हैं 0 डिग्री के, वायु जो है जब 0 डिग्री को क्रॉस करती है, यानी विषुवत रेखा को क्रॉस करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कोरियोलिस बल का प्रभाव क्या होता है, शून्य होता है। और कोरियोलिस बल का प्रभाव जब शून्य होता है, यानी यहाँ पे देखिए दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पे एस कर लीजिएगा, साउथ है। जब ये दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में करेगा प्रवेश करती है, तो इसके दिशा में क्या हो जाता है कि परिवर्तन हो जाता है। और जब दिशा में परिवर्तन होता है तो इस प्रकार से जो है वायु का प्रवाह होने लगता है। अब देखिए यहाँ पे समझना आपको ये है, जब इस प्रकार से वायु का प्रवाह होगा तो ये वायु कहाँ जाएगी, आपको देख रहे हैं भारत का मैप यहाँ पे देख रहे हो कि यहीं पे भारत है। फिर तो आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए, है कि नहीं। कोई अगर पूछे कि भारतीय मानसून का जो उत्पत्ति होता है वो हिंद महासागर में होता है, ठीक है, लेकिन हम कोई ये आपसे पूछे कि अच्छा ये बताइए इसका उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में क्यों नहीं होता है कि नहीं। समझ रहे हैं, भले उसका प्रभाव होता है कि उस रास्ते से ये जो हिंद महासागर की जो शाखाएं हैं वो आगे जाके 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, लेकिन वहाँ पे उसका उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में नहीं होती है, वो कहाँ उत्पन्न होती है, हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर से जो ये मानसूनी पवनें अपने जब समुद्र से कोई भी वायु जाएगी तो अपने साथ आर्द्रता ग्रहण करते हुए वो जब भारत के क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो आपको पता है कहाँ कहाँ कैसे वर्षा करती है कि नहीं, वो हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे एक प्रभाव ये होता है, क्या प्रभाव होता है कि जब दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पवनें चलती है और पवनों की दिशा में उसका परिवर्तन होता है। क्यों परिवर्तन होता है ये आपको बता दिए कि 0 डिग्री जब क्रॉस करती है वो तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। और क्रॉस क्यों करती है, क्योंकि वहाँ पे वायुदाब पेटियों का विस्थापन हो चुका है 15-15 डिग्री। अब इसके बाद इसमें दूसरा जो प्रभाव है कि नहीं, सूर्य के विकिरण का, वो तिब्बती प्रभाव है। आइए इसको हम समझते हैं एक फिगर से। देखिए इसको इस फिगर से समझते हैं, ऐसे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हम आपसे आग्रह यही करते हैं कि आप थोड़ा पेशेंस रख करके इसको देखिएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है ही, है ना। सोचे कि एक साथ में ही जो है अगर हम इसको पार्ट बाई पार्ट अलग करते तो फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि एक बार में सीखने में जो है जो मज़ा आएगा वो बार बार जो है फिर उसको जोड़ना थोड़ा कठिन होता। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इरिटेट नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिए तिब्बती प्रभाव क्या होता है। आपको पता है कि हिमालय की ऊंचाई विश्व में जो है उस पर एक माउंट एवरेस्ट है जो सबसे ऊंचा है। आपको ये पता है कि जो पठारी इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है, और इधर जो है तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार ऑलरेडी बहुत ऊंचा है। तो वहाँ से कहने का मतलब जब यहाँ पे एक कर्क रेखा पे जब ITCZ का प्रभाव होता है कि नहीं, तो ये क्षेत्र तो गर्म होता ही है। और ये जब ऊंचा क्षेत्र तिब्बत का पठार का विस्तार काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में है, तो ये जो है ऊंचाई पर, है कि नहीं, क्या होती है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। तिब्बत का पठार काफ़ी हीट होता है, और हीट होने के फलस्वरूप क्या होगा, यहाँ से भी वायु उठ करके इस प्रकार से आरोहित होता है। वायु जो है यहाँ से उठ करके इस प्रकार से ऊपर की ओर आरोहित होता है। तो जब ये वायु आरोहित होता है और वहाँ पे जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है, यानी कि जेट स्ट्रीम के बारे में आपको समझा चुके हैं कैसे होता है। जब अब यहाँ पे नीचे क्या बन जाता है, लो प्रेशर, ऊपर जा कर के हाई प्रेशर बनाता है, और यहाँ पे जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। और जेट स्ट्रीम जब मीनांडरिंग करती है तो यहाँ पे उस स्थिति में क्या होता है, आपको समझना है कि जेट स्ट्रीम के मीनांडरिंग के दौरान यहाँ जो हमारा भारतीय क्षेत्र है ना, ये भारतीय क्षेत्र है, ये भी ऑलरेडी जो है क्या है, टेम्परेचर आपको पता है कि इस मई जून वगैरह महीना में, है कि नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो यहाँ भी क्या होता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इसका मतलब कि यहाँ से भी वायु उठ करके ऊपर जाती है, और वो मीनांडरिंग तिब्बत के पठार वाला जो वायु है, वहाँ से जो जेट स्ट्रीम बना है तिब्बत के पठार के ऊपर, वो मीनांडरिंग करते हुए यहाँ का वायु को भी, यानी भारतीय क्षेत्र के वायु को भी उस मीनांडरिंग में शामिल कर लेती है। तो शामिल जब करती है तो यहाँ पे जो भारतीय क्षेत्र है ये और सघन, कहने का मतलब सघन नहीं कर सकते हैं,
और निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। यानी कि कहने का मतलब कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र की जो प्रबलता है वो बढ़ जाता है। बढ़ने के फलस्वरूप क्या होता है कि अब ऐसा नहीं कि वायु जो है ऐसा घूर्णन करते रहेगा, ये मीनांडिंग करते हुए अब ये जो देखिए सागरीय क्षेत्र है, मेडागास्कर का नाम आप लोग सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो आप मैप निकालिए वर्ल्ड का। दक्षिण अफ्रीका के बगल में यानी दक्षिण अफ्रीका के पूर्व भाग में देखिएगा एक मेडागास्कर द्वीप होगा, है ना। तो ये मेडागास्कर के उत्तरी हिस्सा में ये जो समुद्री हिस्सा है ना, इसमें क्या होता है कि वायु आरोहित हो जाती है। आरोहण कहने का मतलब कि वहाँ आरोहण हो जाता है इसका। और ये जब वायु आरोहित होती है तो ये आरोहित होने के बाद अब आपको पता अभी जस्ट आप पढ़े हैं कि वायु का प्रवाह इस प्रकार से नीचे के क्रम में, यानी कहने का मतलब है कि नीचे पृथ्वी के सतह से लग करके वायु इस प्रकार से प्रवाहित हो रही थी यहाँ भारतीय क्षेत्रों में। अभी जब ये वायु का प्रभाव इस पे आता है, यानी जो जेट स्ट्रीम उतरती है यहाँ पे मेडागास्कर के पास, तो यहाँ पे वायु का सघनता क्या होता है, बढ़ जाता है और वायु को इधर निम्न वायुदाब की ओर खींचता है, इधर इंडिया की तरफ, भारत की तरफ। तो यहाँ पे क्या होता है कि मानसून और प्रबल हो जाता है। यानी कि अब जब मानसून, अब कोई भी हवा जो है समुद्र से आर्द्रता ग्रहण करके जब भारतीय इस तरह से स्थलीय क्षेत्रों में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे वर्षा काफ़ी होगा। और वर्षा क्यों होगा वो आपको पता है कि अवरोधों से टकरा करके, है ना, वर्षा का प्रभाव निर्मित होता है। तो यानी यहाँ पे तिब्बती प्रभाव का भी जो है, तिब्बती पठार का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे क्या मानसून को प्रबल बनाने में। तो ये उम्मीद करते हैं कि फिगर आप समझ गए होंगे। इसको आइए हम एक हाथ से ड्रॉ करके एक फिगर को समझ लेते हैं। जैसा कि आप अभी तिब्बत के पठार के बारे में देखे उसको, अब इसको इस फिगर को देखिए, इसको समझने के लिए यहाँ पे क्या होता है, पूर्वी जेट स्ट्रीम का जो प्रभाव होता है ना, तिब्बती प्रभाव क्या होता है कि तिब्बत जो है यहाँ हीट हुआ, हीट होने के बाद ये जो है जेट स्ट्रीम का निर्माण हुआ, भारतीय क्षेत्र का भी जो है वायु इस जेट स्ट्रीम में शामिल हुआ और ये जा कर के यहाँ मेडागास्कर के पास उतरती है वायु और उतर करके भारतीय मानसून में जो है, भारतीय मानसूनी हवाओं में शामिल हो जाती है और भारत में प्रबल वर्षा करवाती है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ITCZ का 23.5 डिग्री पे ITCZ का प्रभाव होता है। इसके बाद पठार जो है तेज़ी से गर्म हो जाता है, तेज़ी से गर्म होता है तो वायु का आरोहण भी क्या होता है, तेज़ी से होता है। जैसा कि आप फिगर से देख सकते हैं इसको, तिब्बत पठार का जो है उस्मन काफ़ी तेज़ी से हुआ, वायु यहाँ से जो है उठ करके ऊपर गई इस प्रकार से, है ना, यहाँ से उठ करके ऊपर गई। उसी प्रकार से यहाँ पे ITCZ का प्रभाव होता है भारतीय क्षेत्र में। तो यहाँ से वायु जो है मीनांडिंग करते हुए उस वायु में जेट स्ट्रीम में शामिल हो जाती है। तो यहाँ पे और जो भारतीय क्षेत्र है यहाँ पे और प्रबल निम्न वायुदाब बन जाता है और ये वायु कहाँ आरोपित होती है, मेडागास्कर के उत्तरी हिस्सा में आरोहित होती है और ये आरोहित होने के फलस्वरूप जो भारतीय मानसूनी हवाएं चल रही थी समुद्र से भारतीय द्वीप की तरफ, वो और प्रबल हो जाती है और अपने साथ अधिक से अधिक आर्द्रतायुक्त वायु ला करके बहुत वर्षा करवाती है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो वीडियो को एक आध बार और देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि हम मानते नहीं हैं, क्योंकि जब तक हम देखते नहीं हैं ना तब तक हम मानते ही नहीं हैं। हमको अब जेट स्ट्रीम के बारे में आपको बताया गया, जैसे अब लगा कि जेट स्ट्रीम ऐसा होता होगा ऊपर, तो आपको ये चीज़ें जो है ना विजुअलाइज करना पड़ेगा, ऐसा जो है फील करना पड़ेगा कि ऐसा होता है कि नहीं। जैसे कुछ चीज़ें जैसे आपको लगता होगा कभी कभी, है ना, कि आपको जो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं, जैसे सूर्य को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, पृथ्वी को देख रहे हैं, तो आपको लगता है एक हद तक चलो घूमती है, चलो पृथ्वी ना घूमती, आपको जैसे देखने में तो लगता है कि सूर्य घूमती है, लेकिन चलिए आप पढ़ते हैं तो मान लेते हैं कि सूर्य ही घूमती है, पृथ्वी ही घूमती है। तो ये चीज़ें एक मतलब है ना, आप विजुअलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आप जेट स्ट्रीम को देख नहीं पाते हैं ऊपर किस प्रकार से वो मीनांडरिंग कर रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस लेवल पे उसको मानना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आप अगर चीज़ों को विजुअलाइज कीजिए, फिगर से माइंड में उतारिए तो समझ में आ जाता है, और समझ में आ जाता है तो फिर क्या बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये जो है जेट स्ट्रीम का प्रभाव था, पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रभाव समझ गए होंगे कि भारतीय मानसून पे पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रभाव क्या होता है, ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आगे इसी में ये बात करते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। पूर्वी जेट स्ट्रीम का जो हम बताए प्रभाव, उसको हम थोड़ा शब्दों में सजा लेते हैं, है ना, क्योंकि जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक लगेगा कुछ हम पढ़े ही नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को सुनना पसंद नहीं होता है, वो लिखने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो लिख करके ही जो है मानेंगे, है ना।
भले वो याद रखें ना रखें अलग बात है, लेकिन लिखेंगे ज़रूर। तो इसलिए हम उस चीज़ों को जैसे हम बता दिए, अगर आप उतना समझ गए तो ठीक है, अगर नहीं समझे तो इसको आप रिवाइज करने के लिए लिख लीजिए कि बाद में कभी जो है फिगर देखने से समझ में नहीं आएगा तो लिखा हुआ चीज़ समझ लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, तिब्बत से चलने वाली पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न वायुदाब की स्थिति प्रबल हो जाती है। जैसा कि आपको हम बताए, इसका प्रभाव क्या होता है कि भारतीय जो मैदानी क्षेत्र है, यानी उत्तर भारत का मैदान जो है, वो क्या होता है, अत्यंत लो प्रेशर वाला क्षेत्र बन जाता है ना। यानी यहाँ पे लो प्रेशर जो है प्रबल हो जाती है, और ये प्रबल होने के बाद तथा इसके साथ और क्या होता है, ये जो वायु है आगे जा कर के मेडागास्कर के उत्तरी सागरीय भाग में उतरती है। मेडागास्कर जैसे हम बोले तो आपके माइंड में मेडागास्कर विजुअलाइज हो जाना चाहिए कि मेडागास्कर है कहाँ। अगर नहीं आता तो अभी मैप खोलिए, अभी देखिए मेडागास्कर को, अभी खोजिए, है कि नहीं। अब यहाँ पे जो है जब सागरीय भाग पर जेट स्ट्रीम का अवरोहण होता है, यानी कि वायु नीचे उतरती है ना, तो उस समय आपको अभी हम उसके पहले बताए कि पश्चिमी मानसून इस प्रकार से 0 डिग्री को पार करके भारत की तरफ प्रवाहित होते रहती है मानसूनी हवा, और उसको क्या करती है कि जो मानसूनी हवा प्रवाहित होते रहती है उसको और पुश कर देती है, यानी उसको और प्रबल बना देती है। और प्रबल बनाती है तो क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम जो ये सागरीय पवनों का प्रवाह प्रबल हो जाता है, तो मानसून दशाओं के लिए एकदम अनुकूल स्थिति होती है। अनुकूल स्थिति का मतलब एकदम आर्द्रता युक्त वायु ले करके, है ना, हिंद महासागर से वायु भारतीय क्षेत्रों में प्रवेश करती है और धूमधाम से वर्षा करवाती है कि नहीं। अब हम आगे चलते हैं, हिंद महासागरीय दशाएं की बात करते हैं। जैसा कि आपको हम बताए थे अभी, डाउन वेलिंग अप वेलिंग का प्रभाव क्या होता है, इस पे भी देखिए कि भारतीय मानसून पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है। अभी हम ग्रीष्मकालीन मानसून की बात कर रहे हैं। अभी आप ध्यान रखिएगा कहाँ हैं हम अभी, पृथ्वी सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही है, उस स्थिति की भी बात कर रहे हैं हम। तो ग्रीष्मकालीन के दौरान हिंद महासागरीय दशाएं की बात करें, है ना, यानी ग्रीष्म अनांत के समय, तो उसमें आपको पता है कि ये स्थिति होता है, यानी 15 डिग्री साउथ से ले करके इस प्रकार से हवा 0 डिग्री को जब पार करती है, विषुवत रेखा को पार करती है, तो वायु का दिशा चेंज हो जाता है। चेंज क्यों होता है हमको आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे जब चेंज होता है तो आपको ये जानना है, सिर्फ यहाँ पे ये जानना है कि ये जो अभी आपको बताया हम कि इस प्रकार से देखिए, अब यहाँ पे वायु इस प्रकार से जमा हो गई, सॉरी, यहाँ पे जल का स्तर समुद्र में, यानी अभी ये देखिए कहाँ का भाग हो जाएगा ये, अगर हम यहाँ पे कल्पना करें तो ये जो स्थिति हो जाएगा ये अफ्रीका वाला स्थिति हो जाएगा, ये जो है छोर अफ्रीका का हो जाएगा, है कि नहीं। और ये आपका भारतीय क्षेत्र है, ये आपका मान लिया जाए कि इस प्रकार से भारतीय क्षेत्र है, यहाँ पे ये भारतीय क्षेत्र है, और ये जो है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है इधर। अब इस प्रकार की घटना जब होगी, यहाँ पे वायु तापमान बढ़ेगा। अब देखिए जब तापमान बढ़ेगा तो वायु का क्या होगा, जो जल होगा, जल का जलवाष्प में परिवर्तन तेज होगा कि कम होगा, तेज होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो जल होगी समुद्र का वो तेज़ी से वाष्पित होगी वहाँ पे, तेज़ी से उसका वाष्पन होगा जल का, तो वाष्पन, और आपको पता है अभी आप पढ़े तिब्बती प्रभाव यानी कि जेट स्ट्रीम, है ना, तो पूर्वी जेट स्ट्रीम, मानसूनी हवा, और ऊपर से जो है ये एक दशा और निर्मित कर देगी कि यहाँ पे गर्म टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ पे जो जलवाष्प है ऊपर उठेगी, है ना, और जलवाष्प ऊपर उठ करके किस में मिल जाएगी, वो जो जेट स्ट्रीम वाला वायु था उसमें मिल जाएगी। और किस में मिलेगी, जो मानसूनी हवाएं थी, है ना, मानसूनी पवन था, उसमें मिल जाएगी। तो जब उसमें मिलेगी आर्द्रता युक्त वायु मिलेगी, यानी जलवाष्प युक्त वायु मिलेगी, तो क्या होगा, जब ज़्यादा जलवाष्प, मैंने कहने का मतलब एक कारण ये भी बन जाता है, उसको वो भी पुश करता है, उसको और प्रबल बना देता है भारतीय मानसून को, क्या दे करके, जलवाष्प दे करके। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में जो मानसूनी हवाएं होती है उसको जलवाष्प ज़्यादा मिलता है, जलवाष्प ज़्यादा मिलेगा तो आर्द्रता युक्त ज़्यादा हो जाएगी, और भारतीय क्षेत्रों में वर्षा का प्रभाव काफ़ी बेहतर निर्मित करेगी, है ना। तो आप इसका भी प्रभाव समझ गए होंगे कि हिंद महासागरीय दशाएं क्या होती है, उसका प्रभाव क्या होता है कि नहीं। जल स्तर वहाँ बढ़ेगा इधर अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की तरफ, तो क्या होगा, जलवाष्प की मात्रा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी, जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी तो वायु की आर्द्रता बढ़ेगी, और जब आर्द्रता बढ़ेगी तो इस मानसूनी पवनों द्वारा जो है क्या होगा, प्रबल वर्षा की संभावना होगा। और ये जो हवाएं हैं
ये तीनों प्रभाव निर्मित करते हुए ये अरब सागर से जो मानसूनी हवाएं उठती है वो आगे जा कर के दो शाखाओं में बढ़ जाती है। यानी हिंद महासागर से जो हवाएं उठती है यानी मानसूनी हवाएं चलती है वो आगे जाके दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। और आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा किस प्रकार से वर्षा कराती है भारत में, उसका किस प्रकार से वर्षा का प्रभाव निर्मित होता है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो शीतकालीन मानसून है, इसको भी समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो पछुआ जेट स्ट्रीम है ना, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जो जेट स्ट्रीम है वो कहाँ से कहाँ चलती है, वो चलती है एक्चुअली रियल में कहा जाए तो 35 से 45 डिग्री के बीच चलती है कि नहीं। लेकिन ये विषुवों के समय चलती है यहाँ पे, है ना, 45 से ये इतना यहाँ पे चलती है विषुव के समय, यानी विषुव का मतलब समझ रहे हो आप। लेकिन आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं शीतकालीन मानसून की। शीतकालीन का मतलब जो सूर्य का स्थिति है वो अब कहाँ है, मकर रेखा पर। सूर्य का लंबवत प्रभाव जो कहाँ पड़ रहा है, मकर रेखा पर पड़ रहा है। जब लंबवत प्रभाव मकर रेखा पर पड़ रहा है यानी दक्षिणायन की स्थिति की बात कर रहे हैं। इसी को हम उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं, शीतकालीन मानसून को, ये भी ध्यान रखिएगा। तो उस स्थिति में क्या होता है कि वायुदाब पेटियों का विस्थापन होगा। वायुदाब पेटियों का विस्थापन होगा तो जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है वहाँ पे सेम कंडीशन निर्मित होता है। वहाँ पे कहने का मतलब है कि वहाँ पे आसपास के क्षेत्रों के मुकाबले जो सागरीय भाग होते हैं उसका टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है ना, स्थल भाग की तुलना में। तो वहाँ पे भी जेट स्ट्रीम का प्रभाव निर्मित होता है और वो जेट स्ट्रीम जो होता है वहाँ से जो क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, तो वो वहाँ से चलता है किस प्रकार से, इसको देखिए। यहाँ समझना ये है कि ये भूमध्य सागर से जो जेट स्ट्रीम चलती है इस प्रकार से, तो ये आपको पता है कि कश्मीर का क्षेत्र है, पूरा हिमालय का क्षेत्र है, तो ये इससे टकराती है। जो जेट स्ट्रीम है भारतीय सागरीय क्षेत्रों से जब प्रवाहित होती है तो यहाँ पे इन पठारों से टकराती है। तो टकराने के फलस्वरूप क्या होता है कि दो भाग में बढ़ जाती है। एक जो है तिब्बती शाखा और एक जो है दक्षिणी शाखा। यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय जो पछुआ जेट स्ट्रीम है वो कहाँ से उठती है, आपको मालूम होना चाहिए कहाँ से उठती है। वो उठती है भूमध्य सागर से। उठने के बाद वो कहाँ जाके जब इस तरफ पश्चिम दिशा के, कहने का मतलब है कि यहाँ से जब आगे वहाँ से तो उठेगी तो पूरब की ओर चलेगी। लेकिन हम लोग यहाँ स्थित हैं तो हम लोग के लिए क्या है, भूमध्य सागर इधर पश्चिम में है कि नहीं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है पछुआ जेट स्ट्रीम यानी भारत के लिए, यानी इस क्षेत्र के लिए पश्चिम दिशा से हवा आ रही है ना। ये जो वायु जेट स्ट्रीम जो आ रही है कहाँ से आ रही है, पश्चिम दिशा से आ रही है। तो इसको हम इसीलिए पछुआ जेट स्ट्रीम कहते हैं, यानी पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। तो ये जब यहाँ से उठती है और यहाँ टकराती है इससे पहाड़ी पर्वतीय भागों से, तो ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक तिब्बती शाखा एक दक्षिणी शाखा। अब यहाँ पे आपको समझना क्या क्या है, इसको देखिए थोड़ा ध्यान से। ये भारतीय उपमहाद्वीप में ऊंचे पर्वत प्रभाव के कारण दो शाखाओं में विभाजित होती है, दक्षिणी शाखा और तिब्बती शाखा। अब यहाँ पे आपको पता है कि इस समय यानी दक्षिणायन के समय भारत में टेम्परेचर क्या है, लो है तो क्या है, हाई प्रेशर है। ये चीज़ समझ रहे होंगे आप। अब यहाँ पे जब इसका प्रभाव दक्षिणी शाखा का, इसका यानी कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव होता है तो क्या होता है। अब देखिए वो वायु कहाँ से आ रही है, भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से कोई भी वायु जब समुद्री क्षेत्रों से आएगी, सागरीय क्षेत्रों से आएगी, तो अपने साथ आर्द्रता ग्रहण करते हुए आएगी, यानी उसके साथ जलवाष्प का मात्रा होगा, वो वर्षा करवा सकती है कि नहीं। अब ये कहिए कि जो भूमध्य सागर है उसका एरिया कम है, छोटा सागर है, तो वो कम जलवाष्प ग्रहण करती है, एक अलग इशू है, और काफ़ी क्षेत्रों से होते हुए आती है ना। तो वर्षा का प्रभाव उतना निर्मित नहीं कर पाते हैं जितना दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है ना। तो ये चीज़ें को समझना है आपको। ये जब इस क्षेत्र में प्रवेश करती है तो क्या क्या होता है, यानी कि भारतीय क्षेत्र में जब प्रवेश करती है, यानी कि जो दक्षिणी शाखा, इसके बारे में आपको मूलतः जानना है कि जब इस शाखा का प्रवेश होता है इन क्षेत्रों में तो क्या क्या प्रभाव निर्मित होते हैं, इसको समझना है। इसमें क्या क्या होता है कि उत्तर भारतीय मैदान क्या होता है इसमें प्रभावित होगा, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान तो उतना नहीं लेकिन वो भी प्रभावित होता है, उसका पूर्वी हिस्सा।
उसके अलावा फिर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब ये सब भी प्रभावित होता है, जम्मू कश्मीर। और इसके साथ शीत ऋतु में जो है अल्पकालिक वर्षा होता है। प्रभाव का मतलब एक तो शीत ऋतु रहता ही है, उस समय अल्पकालिक वर्षा का प्रभाव निर्मित होता है भारतीय क्षेत्रों में। और जब वर्षा उसमें होती है तो तापमान में क्या होता है कि अचानक कमी होता है। आप लोगों ने इस चीज़ फील किया होगा, इसमें आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आप ठंडा के मौसम में जब वर्षा होती है तो आपको पता है कि एकदम कनकनी बढ़ जाता है कि नहीं। हम लोग 4-4 स्वेटर पहनना शुरू करते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो कंबल उम्बल आराम से जो है रजाई वजाई ले के निकलते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा विशेष, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना आप फील कर चुके हैं, आप हमेशा हर साल फील करते हैं ऐसा। तो ये चीज़ें आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि तापमान में अचानक क्या होती है, कमी होती है। जब तापमान में अचानक कमी होती है तो क्या होता है, अब जब टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, जो प्रबल जो उच्च वायुदाब है कि नहीं, वो ज़्यादा निर्मित होगा। यानी ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर जैसे ही कम होगा तो हाई प्रेशर निर्मित हो जाएगा भारतीय क्षेत्रों में। तो जब हाई प्रेशर निर्मित होगा, वहीं दूसरी ओर हम बात करेंगे भारत का मैप विजुअलाइज कीजिए कि भारतीय क्षेत्र जो है वो क्या बन गया है, अब वो बन गया है आपका हाई प्रेशर। भारतीय क्षेत्र बन गया है हाई प्रेशर। अब जब ये हाई प्रेशर है, आपको पता है सब समुद्री भाग है, तो इस समुद्री भागों में लो प्रेशर है अपेक्षाकृत। तो इस स्थिति में क्या होता है कि वायु का प्रवाह इस तरफ ऐसे होना शुरू हो जाता है ना। तो वायु यानी कहने का मतलब है कि प्रवाहित होना शुरू होती है किधर, स्थल से सागर की ओर। और यही वायु की प्रवाह को हम कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, है ना। तो आप सिंपल ये भाषा, एक भाषा में भी कह सकते हैं कि शीतकालीन शीत ऋतु के समय में, है ना, भारतीय क्षेत्रों से यानी भारत के स्थलीय क्षेत्रों से जो वायु का प्रवाह स्थल से सागर की ओर होता है उसी को हम उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। ये आप समझ जाइएगा तो आप आराम से, परिभाषा ऐसा नहीं कि जो हम लिखें वही एग्जैक्ट सही है, आप कुछ भी आप उससे अर्थ सेंस निकलना चाहिए, है कि नहीं। आप अगर सेंस सही निकाल रहे हैं तो परिभाषा सही है फिर। तो ये आपको उत्तर पूर्वी मानसून समझ में आ गया। अब इसका एक प्रभाव क्या होता है कि इसके कारण उतना वर्षा तो नहीं होती है भारतीय क्षेत्रों में, है ना। लेकिन दूसरा चीज़ समझना है कि जो वायु भारतीय क्षेत्रों से जा रही है इस प्रकार से, जैसे आपको यहाँ पे हाई प्रेशर है, अब वायु इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, तो आपको लग रहा होगा कि जब समुद्र से वायु आया था यानी समुद्री क्षेत्रों से, तब तो भारत में खूब वर्षा करवाया था। अब यहाँ से भी जो वायु जा रहा होगा तो यहाँ भी खूब वर्षा हो रहा है। बिल्कुल नहीं, गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि जो वायु स्थलीय क्षेत्रों से जाती है उसके साथ आर्द्रता उतना नहीं रहता है। जब आर्द्रता नहीं रहता है, यहाँ कहाँ पहाड़ मिलेगा, कहाँ टकराएगा ये वायु, है कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत आर्द्रता है भी तो टकराएगा कहाँ वो, जब टकराएगा नहीं तो वर्षा वर्षा का प्रभाव कहाँ से निर्मित कर पाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि ये वायु से वर्षा का प्रभाव निर्मित होता है। लेकिन हाँ, एक केस है, केस ये है कि ये वायु जो है ना इस प्रकार से जब प्रवाहित होती है, जब इस प्रकार से प्रवाहित होती है तो यही उत्तर पूर्वी मानसून का ही एक शाखा, वो भी 2 शाखा में बढ़ता है, एक शाखा इस प्रकार से प्रभावित होता है, इसका दूसरा शाखा जो है बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है। और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करते हुए, इसको इससे समझिए, इसका एक शाखा जो है बंगाल की खाड़ी में जब प्रवेश करता है इस प्रकार से, तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का प्रभाव निर्मित करता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जो है वायु आर्द्रता ग्रहण करता है, और आर्द्रता ग्रहण करने के बाद यहाँ जब तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों से जब इसका टकराव होता है यानी अवरोध के कारण, तो यहाँ पे जो है वर्षा का प्रभाव निर्मित होता है। तो ये चीज़ें आप काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। हमेशा मान के चल रहे हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और सबसे अहम बात यह है कि आप अगर कुछ सीखे हैं तो अपने घर में अगर आपके छोटे भाई बहन या जो कोई भी हो आसपास के बच्चे, उसको ये सब चीज़ें सिखाने का प्रयास कीजिए, है कि नहीं। एक बेहतर समझ सिर्फ आप अपने अंदर डेवलप मत कीजिए, आप इस ज्ञान को बांटिए, है कि नहीं। एक तकनीकी जैसे ये सब चीज़ें जो है ना हर कोई किताब से नहीं पढ़ सकता है, उसको बताइए कि कैसे ये सब चीज़ें होती है। बच्चा जैसे छोटा बच्चा है, 5-6 का बच्चा है, तो उसको कम से कम इतना तो बता ही सकते हैं कि वर्षा कैसे होती है कि नहीं, वर्षा का प्रभाव कैसे निर्मित होता है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा एक है ना, आप अपने अंदर एक इंटरेस्ट पैदा कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे, अगर नहीं करते होंगे तो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।